दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र रिमाइंडर श्रृंखला के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों का वन लाइनर रिवीजन नोट्स, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस वीडियो में हम राज्यपाल एवं राज्य विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो का पहला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में क्या सत्य है? तो उत्तर है कि वह अपने विवेकगत कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है। आप जान लीजिए दोस्तों, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियों के विषय में संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है जो विवेकगत कार्यों के लिए राज्यपाल को राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी ठहराता हो। तो याद रखिएगा, एक राज्य के राज्यपाल के संबंध में सही कथन ये है कि वो अपने विवेकाधीन कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी प्रांत के राज्यपाल को, तो आप जान लीजिए कौन से विशेषाधिकार प्राप्त हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, किसी प्रांत के राज्यपाल को कुछ निश्चित मामलों में विवेकाधिकार या विशेषाधिकार प्राप्त हैं। राज्यपाल को कुछ जो विवेकाधिकार प्राप्त हैं उसमें अनुच्छेद 200 के अनुसार राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है। राज्यपाल किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को वापस कर सकता है। राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है और राज्यपाल किसी अध्यादेश को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए रख सकता है, और ये सभी राज्यपाल के विवेकाधिकार में शामिल हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसके पद को कौन ग्रहण करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। दोस्तों, अनुच्छेद 160 कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन संबंधी प्रावधान करता है, जिसके अनुसार राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकता है जो वह ठीक समझता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वह राज्य जिसकी विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है। तो याद रखिएगा, वह राज्य विधानसभा है सिक्किम। सिक्किम में दोस्तों विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है। अगला प्रश्न है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधान परिषद और राज्य विधानमंडल में किसे भंग नहीं किया जा सकता है परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो याद रखिएगा, राज्य विधान परिषद को। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य विधानमंडल में दोस्तों आप जान लीजिए कि जहां पर दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद, उसमें से राज्य विधान परिषद को भंग तो नहीं किया जा सकता क्योंकि वो अस्थायी सदन है, लेकिन उसे समाप्त किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा? तो याद रखिएगा, आर्टिकल 155। दोस्तों, अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, राज्य के गवर्नर किसके प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बने रहते हैं? तो उत्तर है राष्ट्रपति के। आप जान लीजिए, अनुच्छेद 156(1) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा। अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। अनुच्छेद 156(3) के अनुसार राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। और आप जान लीजिए दोस्तों, राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। और आप जान लीजिए दोस्तों, अनुच्छेद 157 में ये प्रावधान है कि कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगला प्रश्न है, राज्य के गवर्नर की नियुक्ति कौन करते हैं?
तो राष्ट्रपति किसी भी राज्य के गवर्नर या राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो उत्तर है 35 वर्ष कम से कम होनी चाहिए राज्य के गवर्नर की आयु नियुक्ति के समय। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल जो हैं वो क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल नियुक्त होते हैं, वो न तो निर्वाचित होते हैं न मनोनीत होते हैं। तो आप जान लीजिए, न तो चयनित होते हैं। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत में किसी राज्य का राज्यपाल निर्वाचित होता है, चयनित होता है, मनोनीत होता है या नियुक्त होता है, तो याद रखिएगा, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है कि क्या एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? तो बिल्कुल सही दोस्तों, किसी एक व्यक्ति को एक राज्य से अधिक राज्य का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। आप जान लीजिए, केंद्र की तरह राज्यों में भी प्रशासन का स्वरूप संसदात्मक है और कार्यपालिका का प्रधान एक संवैधानिक प्रधान होता है जिसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यपाल के पद का उपबंध है, जिसके अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, लेकिन 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही राज्यपाल हो सकता है। और आप जान लीजिए, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और राज्यपाल अपनी कार्यपालिका शक्तियों का उपयोग या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारार्थ किसी विधेयक को आरक्षित रख सकता है? तो ये है अनुच्छेद 200। आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया हो, तब वह राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा और राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, अथवा वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है। और इसका प्रावधान अनुच्छेद 200 में किया गया है। अगला प्रश्न है, क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति भारतीय संविधान में वर्णित है कहाँ पर? तो ये है अनुच्छेद 161 में। दोस्तों, राज्यपाल की क्षमा आदि की शक्ति और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 में वर्णित है। और इसी तरह आप जान लीजिए कि संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति राज्यपाल की अपेक्षा अधिक व्यापक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी राज्य में विधान परिषद किसके द्वारा बनाई या समाप्त की जा सकती है? तो याद रखिएगा, संबंधित राज्य की विधानसभा की सिफारिश पर संसद द्वारा किसी राज्य में विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। और ये कौन सा अनुच्छेद है? तो ये है 169। दोस्तों, अनुच्छेद 169(1) के अनुसार संसद अपने साधारण बहुमत से विधि बनाकर विधान परिषद की स्थापना या विघटन कर सकती है। लेकिन संसद किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना या विघटन तब कर सकती है जब संबंधित राज्य की विधानसभा इस आशय का संकल्प सदन के कुल संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के 2/3 संख्या से पारित करे। अगला प्रश्न है दोस्तों, यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राज्यपाल कौन बनेगा? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति, जिसे मनोनीत करे। यदि किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाए तो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत व्यक्ति उस राज्य का राज्यपाल बनेगा। अगला प्रश्न है, राज्य कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो याद रखिएगा, गवर्नर यानी राज्यपाल। दोस्तों, संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राज्य की समस्त कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित हैं, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद करती है। और संविधान के अनुच्छेद 154 और 163 के प्रावधानों का सम्मिलित निष्कर्ष ये है कि गवर्नर राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी है? तो उत्तर है राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है।
संविधान के अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान किया गया है, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है। और जिस प्रकार केंद्र में दोस्तों मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, ठीक उसी तरह राज्य मंत्रिपरिषद अपने कार्यों के लिए विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। और आप जान लीजिए कि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, मुख्यमंत्री, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश में से किसकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है? तो उत्तर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की। दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा नहीं की जाती है और संविधान के अनुच्छेद 217 के अनुसार राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की दशा में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के बाद अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्च न्यायालय में प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं बल्कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें? तो उत्तर है राज्यपाल में। दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 154(1) के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल। और एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य क्या नहीं है? तो आप जान लीजिए दोस्तों, एक मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कर्तव्य ये नहीं है कि वो अपने दल की नीतियों के बारे में सूचित करे। मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपने दल की नीतियों के बारे में सूचना नहीं देता है, जबकि अनुच्छेद 167 के अंतर्गत राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों, प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्थापनाओं के संबंध में सूचित करता है, लेकिन मुख्यमंत्री राज्यपाल को अपने दल की नीतियों के बारे में सूचना नहीं देता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति कौन सा कर्तव्य है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति जो कर्तव्य है वो ये है कि मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चयों को सूचित करना, प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी देना और विधान विषयक प्रस्थापनाओं के बारे में सूचित करना। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो याद रखिएगा 403। दोस्तों, भारत के संविधान के अनुसार किसी भी राज्य की विधानसभा सदस्य संख्या 60 से 500 के मध्य निर्धारित की गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 निर्वाचित सदस्य और राज्यपाल द्वारा मनोनीत एक आंग्ल भारतीय सदस्य सहित कुल 404 सदस्य होते थे, लेकिन 2020 से आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का प्रावधान समाप्त हो जाने के बाद अब केवल 403 सदस्य जो हैं निर्वाचित हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी अपनी कोई विधायिका नहीं होती, उसके लिए विधि का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? तो सही उत्तर है संसद द्वारा। दोस्तों, अनुच्छेद 239(1) के अनुसार संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और वो अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक कार्य करेगा जितना वह ठीक समझता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को किसी निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है, या जब कोई राज्यपाल इस प्रकार नियुक्त किया जाता है तो ऐसे प्रशासक के रूप में वो अपने कृत्यों का प्रयोग अपनी मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र रूप से करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति दोस्तों अपने द्वारा नियुक्त प्रशासकों के माध्यम से संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उत्तर है 19 सदस्य। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप जान लीजिए कि संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लोकसभा के 19 सदस्य चुने जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाते थे,
जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद जम्मू कश्मीर की 5 और लद्दाख की 1 सीट भी इसमें शामिल हो गई। तो अब 19 सदस्य लोकसभा में संघ राज्य क्षेत्रों से चुने जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में कितनी सीटें आवंटित हैं? तो उत्तर है 20 सीटें आवंटित है। दोस्तों, संविधान में लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 552 में से 530 राज्यों से और 20 सदस्य केंद्र शासित क्षेत्रों से निर्वाचित किए जाने का प्रावधान है। और दोस्तों, आप जान लीजिए कि केंद्र शासित क्षेत्रों को लोकसभा में 20 सीटें आवंटित हैं। अगला प्रश्न है, विधान परिषद धन विधेयक पर अधिकतम देरी कितने समय के लिए कर सकती है? तो ये 14 दिन के लिए अधिकतम देरी कर सकती है। केंद्र में संसद की तरह राज्य के विधानमंडल में धन विधेयक के संबंध में उच्च सदन के अधिकार सीमित हैं और विधान परिषद जो है अधिकतम 14 दिन के लिए ही विधानसभा द्वारा पारित किसी धन विधेयक को अपने पास रख सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है? तो उत्तर है न्यूनतम 60 और अधिकतम 500 सदस्य संख्या हो सकती है भारत में किसी भी विधानसभा की। अगला प्रश्न है दोस्तों, धन विधेयक विधानसभा में किसकी अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है धन विधेयक दोस्तों राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 199 में राज्यों के संबंध में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। 199 के खंड 3 के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष ये प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं और अध्यक्ष द्वारा प्रमाणीकृत हो जाने के बाद धन विधेयक को राज्यपाल की सिफारिश से विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और आप जान लीजिए कि धन विधेयक विधानसभा में राज्यपाल की अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक वित्त विधेयक किसकी सिफारिश के बिना विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो राज्यपाल की सिफारिश के बिना कोई भी वित्त विधेयक विधानसभा में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। दोस्तों, वित्त विधेयक और धन विधेयक में काफ़ी समानता है, किंतु फिर भी सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल कौन थी? तो आप जान लीजिए उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल सरोजनी नायडू थीं। 15 अगस्त 1947 को भारत कोकिला सरोजनी नायडू को उत्तर प्रदेश का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया और श्रीमती नायडू दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी रही थीं। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो गवर्नर यानी राज्यपाल द्वारा दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 164(1) के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होता है और मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर करता है। अन्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह पर गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य विधानसभा का नेता कौन होता है? तो उत्तर है राज्य विधानसभा का नेता मुख्यमंत्री होता है, क्योंकि विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को राज्यपाल मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और मुख्यमंत्री न केवल अपनी राजनीतिक पार्टी का विचारधारा में प्रतिनिधित्व करता है बल्कि वो संपूर्ण सदन का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए उसे विधानसभा का नेता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद का गठन होता है कैसे? तो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा। दोस्तों, राज्य विधान परिषद का गठन एक विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा चुने गए सदस्यों से मिलकर होता है, जिसमें राज्य की नगर पालिका, जिला बोर्ड और ऐसे स्थानीय प्राधिकारी जो संसद विधि द्वारा विनिर्दिष्ट करे, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्ष के स्नातक, राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से और निम्न स्तर की पाठशालाओं में कम से कम 3 वर्ष के अध्यापन कार्य में लगे शिक्षक और राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा राज्य विधान परिषद का गठन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, आप जान लीजिए कि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक विधान परिषद द्वारा कितने समय में पारित हो जाना चाहिए? तो उत्तर है 14 दिन में। किसी राज्य का राज्यपाल दोस्तों
क्या होता है, तो किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होता है, क्योंकि राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यपाल पद धारण करता है। किसी व्यक्ति को किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए कुछ शर्तें हैं कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, कोई लाभ का पद धारण न करता हो और संघ या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसी व्यक्ति को किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या आवश्यक है, तो उत्तर है वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पे न हो और संघ या राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर तथा कर्नाटक राज्यों में से किसमें विधान परिषद नहीं है, तो याद रखिएगा उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत के कुछ राज्यों में विधानमंडल 2 सदनों से मिलकर बना है, विधानसभा और विधान परिषद। वर्तमान में 6 राज्य बिहार, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में द्विसदनी विधानमंडल है और जम्मू कश्मीर विधान परिषद जो है ये समाप्त कर दिया गया था और अब उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में विधान परिषदें या द्विसदनात्मक विधायिका नहीं हैं। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल 6 राज्यों में द्विसदनी विधानमंडल यानी विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं, ये राज्य कौन से हैं, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य द्विसदनात्मक विधानमंडल वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र तथा बिहार में किस एक राज्य में एक सदनी व्यवस्थापिका है, तो ओडिशा में एक सदनी व्यवस्थापिका है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस आयोग ने राज्यपाल पद के समाप्ति की अनुशंसा की थी, तो ये था राजमन्नार आयोग। दोस्तों तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी डीएमके सरकार ने वर्ष 1969 में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए राजमन्नार आयोग का गठन किया था और इस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में राज्यपाल पद को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल का पद समाप्त करने की संस्तुति किसने की थी, तो राजमन्नार कमेटी ने। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो याद रखिएगा 1/6 सदस्य। विधान परिषद अंशतः निर्वाचित और अंशतः नाम निर्दिष्ट निकाय है। परिषद की कुल सदस्य संख्या के 5/6 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे और 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम नहीं होनी चाहिए। कितने से कम नहीं होनी चाहिए, तो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए राज्य की विधान परिषद का सदस्य होने के लिए। और दोस्तों विधान परिषद की सदस्यता के लिए कोई व्यक्ति तभी अर्हित होगा जब वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। देखिए विधान परिषद की सदस्यता के लिए कोई व्यक्ति कब अर्हित होता है, तो वह भारत का नागरिक हो और कम से कम 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को क्या कहा जाता है, तो राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165(2) के तहत महाधिवक्ता का ये कर्तव्य होगा कि वो उस राज्य की सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे और विधिक स्वरूप के ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल उसको समय समय पर निर्देशित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य सरकार को विधिक मामलों में परामर्श कौन देता है, तो ये है एडवोकेट जनरल, जिसको कि महाधिवक्ता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा का चुनाव कौन कराता है, तो याद रखिएगा मुख्य चुनाव अधिकारी। दोस्तों आप जान लीजिए कि विधानसभा जनता के प्रतिनिधियों का सदन है। इसकी न्यूनतम सदस्य संख्या 60 और अधिकतम सदस्य संख्या 500 हो सकती है। वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे या प्रत्यक्ष मतदान द्वारा विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और राज्य विधानसभा का चुनाव मुख्य चुनाव अधिकारी यानी भारत के चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव अधिकारी कराता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल के अनुमोदन के बाद अधिकतम कितनी अवधि के लिए वैध होता है, तो ये है 6 माह।
दोस्तों आप जान लीजिए कि अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल को राष्ट्रपति की तरह अध्यादेश जारी करने की शक्ति है और इस अनुच्छेद के अनुसार जब राज्य का विधानमंडल सत्र में नहीं होता है और राज्यपाल को इस बात का समाधान हो जाए कि ऐसी स्थितियां विद्यमान हैं जिसमें तुरंत कार्रवाई करना जरूरी है, तो वो अध्यादेश जारी कर सकता है। दोस्तों राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल के पुनः समवेत होने की तारीख से 6 सप्ताह के भीतर उसके द्वारा अनुमोदित न होने पर अपने आप समाप्त हो जाएगा और विधानमंडल के अनुमोदन के बाद वह 6 माह तक वैध रहता है। और यदि विधानमंडल इसके पहले ही उसका निर्मोदन कर देता है तो वो पहले ही समाप्त हो जाएगा। तो याद रखिएगा, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानमंडल के अनुमोदन के बाद अधिकतम 6 माह तक वैध रहता है और विधानमंडल के पुनः समवेत होने के बाद अध्यादेश अधिकतम 6 सप्ताह जारी रह सकता है। तो कुल मिलाकर ये जो राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश है उसकी वैधता की अधिकतम अवधि 6 माह प्लस 6 सप्ताह यानी 7.5 माह होती है। अगला प्रश्न और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, एक राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है कब? तो जब भी राज्य विधानमंडल का सत्र जारी न हो और राज्यपाल संतुष्ट हो कि किसी विषय पर तुरंत कार्य करने या कानून बनाने की आवश्यकता हो, तब ऐसे समय में एक राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। एक प्रश्न और है दोस्तों, किसी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का सभापतित्व कौन करता है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 197 के अनुसार दोस्तों राज्यों में विधायी प्रक्रिया में विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है। तो याद रखिएगा, संयुक्त सत्र का प्रावधान ही नहीं है विधानसभा और विधान परिषद के, इसलिए इसका सभापतित्व किसी की जिम्मेदारी नहीं है। यदि ये प्रश्न पूछता है तो इसका उत्तर हो जाएगा संयुक्त सत्र का प्रावधान नहीं है या कोई नहीं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसके अंतर्गत आपने राज्यपाल और राज्य विधानमंडल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के भारतीय राज्य व्यवस्था खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।